हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 2014 एमए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि द ब्लॉकिंग प्राइस बाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ किसका, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर नन ऑफ द अबव। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि फर्म जो है प्राइसेस को अलग अलग कैटेगरीज में बांटता है, अलग अलग क्वांटिटीज को देने के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्राइस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, प्राइसेस को इन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज द प्राइस। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइसेस जो सबसे ज़्यादा देने वाला है तो उसको इतने क्वांटिटीज़ पे रहेगा, फिर उन्हें प्राइस इतने Q2s पे रहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि प्राइसेस को इन्होंने ब्लॉक पे बांट दिया, डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि ब्लॉक pricing by the electricity company is an example of second degree price discrimination। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे अगर मैं बात करूं कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया, तो रूरल एरिया में क्या होता है कि जैसे एक यूनिट का जो प्राइस होता है आई थिंक 6 to 7 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन वही अर्बन एरियाज पे अगर आप जाएंगे तो उसका कॉस्ट आपको 10 to 12 रुपीज़ होते हैं। फिर अगर आपको बिजनेस पर्पज के लिए होते हैं तो आई थिंक उसके 15 to 16 रुपीज़ पर यूनिट होता है। तो इन्होंने क्या किया कि प्राइसेस को इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक में बांट दिया है। ठीक है, यही होता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, क्योंकि जो है प्राइस को डिफरेंट सेगमेंट में बांटना। ठीक है, दैट इज अ सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो वन का आंसर क्या हो जाएगा, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और 2 नंबर क्या दे रखा है कि if the price of both goods increase by the same percent, then the budget line is what? Suppose कि ये मेरा good x1 है, that is good x2, और this is my budget line। ठीक है, this is my budget line। अब यहाँ पे क्या रखा है कि दोनों गुड्स का प्राइसेस इंक्रीज हुआ। तो दो कॉन्सेप्ट होता है ना कि अगर मेरा इंक्रीज होता है तो शिफ्ट होता है स्टीपर, अगर कम होगा तो हो जाता है फ्लैटर। मतलब इधर राइट साइड भागेगा कब, जब मेरा प्राइसेस कम होगा, और इधर आएगा लेफ्ट साइड आएगा कब, जब मेरा प्राइसेस इंक्रीज होता है। तो अब दोनों एक साथ हो रहा है तो शिफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड में होगा ना। क्यों? क्योंकि प्राइस मेरा इंक्रीज हो गया, और जब इंक्रीज होता है तो स्टीपर हो जाता है मेरा स्लोप। ठीक है, तो बजट लाइन क्या हो गया, स्टीप हो गया। स्टीप मतलब शिफ्ट टू द लेफ्ट, दिस साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी फॉर द टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि अगर जब प्राइसेस जो है घटती है तो ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट होती है, राइट साइड। अब जब प्राइसेस बढ़ती है तो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्यों? क्योंकि अब जो है प्राइसेस बढ़ गया है, और जब प्राइसेस बढ़ गया है तो लेस कंजम्पशन होगा, लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री विद स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट दैट इज ऑफ नो यूज इन द अनदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, इसे कॉस्ट लगा इस फैक्ट्री को इस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के लिए, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं रहा बाद में, दैट इज द सunk कॉस्ट। ठीक है, सunk कॉस्ट हम लोग सब जानते हैं कि सunk कॉस्ट क्या होता है, ऐसे कॉस्ट जो हम खर्च तो किए लेकिन हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है, उस मनी को या उस इक्विपमेंट को, किसी भी चीज उसको हम रिकवर ही नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड सunk कॉस्ट। ठीक है, तो वही चीज है कि इसका कोई यूज ही नहीं रहा, कॉस्ट तो लगा लेकिन यूज ही नहीं हुआ, दैट इज सunk कॉस्ट। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको कि इन कंपैरिजन टू द कुजाई कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव सॉल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कुर्नो डिओपोलिस के बारे में आपको बताना है। तो कुर्नो डिओपोलिस में क्या होता है कि आउटपुट को क्या कर देते हैं, दो फर्म जो है कम कर देते हैं और प्राइसेस को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं। यही होता है ना डिओपोलिस, कुर्नो डिओपोलिस। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, सपोज कि अगर दो फर्म है, दैट इज फर्म 1 एंड फर्म 2,
तो अकॉर्डिंग टू द कुर्नो डियोपोलिस्ट अब ये लोग चाहेगा कि हम जितना पहले आउटपुट प्रोड्यूस करते थे अब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब हम लोग कुर्नो गेम जो है खेल रहे हैं। कुर्नो गेम में क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है घट जाता है, आउटपुट कम कर लेगा और प्राइसेस को बढ़ा लेगा। ठीक है, प्राइसेस को बढ़ा लेगा। जब प्राइसेस को बढ़ा लेगा, आउटपुट को कम कर लेगा, तो इससे मेरा क्या होगा कि प्रॉफिट फर्म का बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुर्नो के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दे रखा है कि इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम एंड चॉकलेट रुपीज 40 एंड रुपीज 30 रिस्पेक्टिवली एंड द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ चॉकलेट इज 150, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द आइसक्रीम बताना है। गाइस ये बहुत ही सिंपल है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, दो गुड का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो आपको निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई आपको कितना दे रखा है 150 डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ एक्स आपको कितना दे रखा है 40 डिवाइडेड बाय 30। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आपको 200 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहाँ पे मैंने यूज किया। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू द प्राइस रेशियोज। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बताना है गाइस कि इफ ऑल हाउसहोल्ड्स इन अ नेशन रिसीव द सेम इनकम अगर रिसीव करता है सारे हाउस होल्ड किसी भी नेशन में, तो नेशन लॉरेंज कर्व क्या होगा? गाइस लॉरेंज कर्व आपको क्या बताता है? लॉरेंज कर्व आपको एनालाइज करता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब कि इसका डायग्राम होता है दैट इज द क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन और वाई एक्सिस में होता है आपका इनकम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सारे लोगों को सेम इनकम मिलता है, सेम इनकम। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये 45 डिग्री लाइन, मतलब अगर इनकम इतना रहेगा तो लोग इतने पे, इनकम बढ़ेगा तो सारे को डिस्ट्रीब्यूट होगा इतना, मतलब सेम सेम जा रहा है, सेम सेम जा रहा है। ठीक है, सेम सेम। तो ये कब पॉसिबल होगा? 45 डिग्री पे ही तो पॉसिबल होगा। ओके, so the 45 degree is the correct answer for this particular question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 गाइस आपको बस इतना बोल रखा है कि सारे लोग जो है किसी भी नेशन पे जो है सेम इनकम है, इनकम सेम है सबका, सबका इनकम सेम है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पॉइंट में। सपोज दिस, जब मेरा पॉपुलेशन इतना होता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है इनकम इतना होना चाहिए, जब मेरा पॉपुलेशन इतना रहेगा तो इनकम इतना होना चाहिए, मतलब सेम सेम रेशियोज पे जो है जा रहा है। तो कब पॉसिबल होगा? जब मेरा 45 डिग्री लाइन पे हो। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा कम टिल्ड हो गया तो कम हो जाएगा, इधर रहा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको कम ज़्यादा तो नहीं चाहिए, हमको इक्वल में चाहिए। तो इक्वल में कब पॉसिबल होगा? 45 डिग्री लाइन पे ही तो पॉसिबल है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ नेचुरल मोनोपोली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। नेचुरल मोनोपोली में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल जो है कहाँ ऑपरेट होगी आपको बताना है। ठीक है, देखो गाइस नेचुरल मोनोपोली क्या होता है कि एक ऐसी मोनोपोली जिसके पास एक यूनिकनेस है उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ओनली वन फॉर्म टू प्रोड्यूस। ठीक है, और कोई फॉर्म नहीं, ओनली वन फॉर्म, दैट इज ही इज ही इज अ natural monopoly because he has a power, okay, to give only one goods to the nations। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेचुरल मोनोपोली। लेकिन अब यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स भी दे रखा है। इकोनॉमिक ऑफ स्किल्स क्या होता है कि हम अपने आउटपुट को बढ़ाते हैं, आउटपुट को बढ़ाते हैं, और इस आउटपुट जब मेरी बढ़ेगी तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है घटना चाहिए। अभी टोटल कॉस्ट कैसे घटेगी? हाउ? जब मेरा एफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा, अगर एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, उसी तरह से अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो मेरी प्रोडक्शंस बढ़ेगी, या फिर अगर हम मैनेजमेंट को अगर ठीक कर ले, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी अगर हम बढ़ा दें तो उससे भी जो मेरी प्रोडक्शंस बढ़ जाएंगे और मेरे टोटल कॉस्ट फॉल हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। तो अब इस नेचुरल मोनोपोली के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल कहाँ इसका लाइज होगा। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स हमेशा क्या चाहेगा कि हम लॉन्ग रन, दैट इज द
LAC लॉन्ग रन एवरेज को, सपोज कि जब फर्म जो है इनिशियली यहाँ C1 पे प्रोड्यूस कर रहा था और ये क्वांटिटी जो है Q1 दे रहा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक स्केल क्या था कि उन्होंने आउटपुट को बढ़ाया बट कम कॉस्ट में, तो यहाँ पे आएगा C2 पे Q2, और C2 इसके कॉस्ट भी बढ़ गई और आउटपुट भी क्या हो गया, बढ़ गया। दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स ना, लेकिन अब ये इसी पॉइंट पे रहेगा ना, अब तो इधर जाएगा नहीं आगे, क्योंकि आगे जाएगा तो फिर इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो पॉइंट इसी पॉइंट पे जो है वो रहेगा फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इंटायर रेंज ऑफ आउटपुट पे जो है वो इसी पॉइंट पे रहना चाहेगा अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स ऑफ नेचुरल मोनोपोली। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सी आपको बता रखा है कि एग्जिस्ट ओवर इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ओवर द इंटायर रेंज ऑफ आउटपुट। इंटायर रेंज ऑफ आउटपुट, अब इससे वो आगे जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट सबसे मिनिमम है और यही तो मेरा इकोनॉमिक स्केल है कि सबसे कॉस्ट जो है कम करके हम आउटपुट को ज़्यादा करें। तो दैट इज अ पॉइंट ना इकोनॉमिक स्केल। तो नेचुरल मोनोपोली यहीं पे रहना चाहेगा इस पॉइंट पे, पूरे इंटायर ऑफ द आउटपुट्स, इंटायर रेंज ऑफ द आउटपुट्स। ओके, so the C option is a correct option. ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दे रखा है कि शेप ऑफ द आइसोक्वांट व्हेन इनपुट्स आर द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में गाइस जो हमारा आइसोक्वांट होता है वो क्या होता है, एल, वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, जैसे अगर मेरा यूटिलिटी अगर दिया हुआ रहता है लाइक कि x प्लस वाई, ठीक है, तो x प्लस वाई क्या है, दिस इज स्ट्रेट लाइन ना, दिस मच। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन के बारे में जो ये बताती है हमारा आइसोक्वांट। दिस, ये मेरा इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, वैसे ही मेरा आइसोक्वांट के टर्म में भी जो है मेरा स्ट्रेट लाइन होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। एल तो नहीं होगा क्योंकि एल जो है कॉम्प्लीमेंट में होता है, ठीक है, एम तो कॉम्प्लीमेंट में होता है। सो स्ट्रेट लाइन जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रखा है कि why do people over age 65 have a difficulty buying a medical insurance at almost any prices? क्यों नहीं जो है उसे डिफिकल्टीज होती है मेडिकल इंश्योरेंस खरीदने के लिए एट एनी प्राइसेस? क्यों, क्योंकि असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 65 प्लस के बाद नहीं जानता है कि भाई वो आदमी कब तक बचेगा कब तक रहेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे पता नहीं है कि क्या, मतलब सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है। सो 9 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके, सो 9 इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसी तरह से अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, सिगरेट स्मोकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यार गाइस ये तो सब जानता है कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है। सपोज कि दो पर्सन है, पर्सन 1 पर्सन 2, ए पर्सन जो है सिगरेट पीता है और इसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, तो अगर ये इसके सामने पिएगा तो इसे क्या एक नेगेटिव इफेक्ट ही तो होगा, दैट इज अ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखी है कि द इक्वेशन एस वी इन द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या था, रेट ऑफ सरप्लस। ठीक है, रेट ऑफ सरप्लस सेम था इस मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी में, इस इक्वेशंस का एस वी का मतलब सेम एज द रेट ऑफ द सरप्लस। ठीक है, द इक्वेशन एस वी इन द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी इज द सेम एज द रेट ऑफ सरप्लस। ठीक है, इन्होंने रेट ऑफ सरप्लस का इस इक्वेशन को इन द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं गाइस कि द ट्रांजिशन फ्रॉम द फ्यूडलिज्म टू द कैपिटलिज्म इज डेटेड बिटवीन व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। क्या पीरियड था जो मेरा फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म में जो ट्रांसफर हुआ, कौन सा पीरियड था, तो 16th टू 19th सेंचुरी। ठीक है, ये पीरियड था हमारे हिस्ट्री में जो कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ एक ट्रांजिशन हुआ। तो कौन सा पीरियड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द organic composition of a capital is, organic composition of a capital is what, a, that is s by c plus b। ठीक है, ओके, 14th number, 14th number guys, according to the marks between the 14th and the 17th century, what had been the influence of the rules pertaining to the length of the working day?
अकॉर्डिंग टू द मार्क्स के अकॉर्डिंग कि इस पीरियड में 14 से 17 सेंचुरी के पीरियड में व्हाट हैड बीन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रूल्स पर्टेनिंग टू द लेंथ ऑफ द वर्किंग डे। ठीक है, इन यूरोप, जो यूरोप में जो वर्किंग डे जो था उसका लेंथ में क्या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, स्टैटिक हुआ या क्या रहा इस पीरियड में 14 टू 16, किसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो इंक्रीज रहा। ठीक है, तो उस 14 का आंसर ए। ओके ओके, 15 नंबर गाइस देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स इज, वैल्यू ऑफ कमोडिटी जो है इस मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड टू, इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मार्क्स जो थे इन्होंने कहा कि अगर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो उस कमोडिटी का जो वैल्यू है वो घटने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग काम करेंगे, करेंगे, फिर उस चीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बनाएंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू जो है घटने लगेगी अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। ठीक है, ये इसका कहना था। तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारा वैल्यू ऑफ द कमोडिटी जो है घटने लगेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी फॉर द 15th नंबर क्वेश्चंस। ओके ओके, 16th देखते हैं कि रॉ मटेरियल इन द मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज, रॉ मटेरियल क्या था मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी में, कांस्टेंट कैपिटल। इन्होंने कांस्टेंट कहा, क्यों? क्योंकि मार्क्सिस्ट ज़्यादा लेबर इंटेंसिव पे ज़्यादा इन्होंने बात की है, इन्होंने कैपिटल को कांस्टेंट माना कि नहीं यार कैपिटल कांस्टेंट है, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है लेबर के थ्रू बढ़ती है, क्योंकि लेबर इज अ फंडामेंटल, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनी वन ऑफ द कमोडिटी इन अ नेशंस। ओके, सो इन्होंने कांस्टेंट कैपिटल के बारे में कहा। क्वेश्चन नंबर 17th। ओके, क्वेश्चन नंबर 17th जो है, द कैपिटलिस्ट फॉर्म द सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटी इन द मार्क्सियन एनालिसिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय दैट इज m माइनस c माइनस m डैश। ठीक है, तो उसका आंसर c होगा। ठीक है, 18th नंबर देखते हैं, इन द मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ द सरप्लस वैल्यू, the surplus value which of the working day of one labor supplies multiplied by the number of the labors employed gives। ठीक है, ये बोल रहा है आपको कि मार्क्स के अकॉर्डिंग, मार्क्सिस्ट का जो एनालिसिस था सरप्लस वैल्यू का, कि भाई क्या मतलब है सरप्लस, सरप्लस वैल्यू का अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट एनालिसिस। तो द सरप्लस वैल्यू विच द वर्किंग डे, जो सरप्लस वैल्यू है विच द वर्किंग डे ऑफ वन लेबर, सपोज कि वन लेबर ने जो है कितना घंटा काम किया, 5 घंटा, कितने लेबर, कितने लेबर थे टोटल, सपोज कि 50 लेबर जो सरप्लस थे, एक्स्ट्रा थे, तो ये मेरा कितना हो गया 250, ये जो मेरा 250 है ना ये मेरा सरप्लस रहा, सरप्लस वैल्यू रहा, सरप्लस वैल्यू रहा अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट एनालिसिस। ठीक है, और इन्होंने इसको क्या कहा, मास ऑफ सरप्लस। ठीक है, मास ऑफ सरप्लस। ठीक है, मास ऑफ सरप्लस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19th आपको बोल रखा है कि एन इंक्रीजिंग इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी when the demand is inelastic causes the total expenditure of a consumer of the commodity to what। guys, आपको दे रखी है कि मेरा डिमांड जो है किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज का इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक का मतलब दैट इज ईडी, सपोज द इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1, और आपको दे रखा है कि अगर प्राइसेस बढ़ेगी, अगर प्राइसेस बढ़ेगी तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा। गाइस, इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक का मतलब हो गया कि अगर मेरा प्राइसेस सपोज 5% से अगर चेंज हुआ तो मेरा डिमांड जो है लेस देन 5% ही रहेगा। यार इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना कि परसेंटेज डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, तो ये लेस देन 1 कब होगा, जब मेरा न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा ना। ठीक है,
तो अगर सपोज कि मेरा डिनोमिनेटर 5% से चेंज किया और मेरा डिमांड, मेरा मतलब प्राइस जो है 5% से जो है सपोज इंक्रीज हुआ, तो मेरा डिमांड कम, मतलब इससे कम ही फ्लैक्चुएट होगा, तभी ये लेस देन 1 आएगा। सपोज 3 से किया, ठीक है, लेकिन यार प्राइस 5% से चेंज हुआ, लेकिन मेरे इनइलास्टिक होने के कारण हम अब उस गुड को हम खरीदना ही होगा, ठीक है, क्योंकि इनइलास्टिक है, ठीक है, हम लेंगे ही, क्योंकि मेरा जो डिमांड ओनली 3% से ही चेंज हुआ, तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या होगा, ओवरऑल बढ़ेगा ना, ठीक है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर मेरा यहाँ पे बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बिकॉज वी हैव टू बाय, बिकॉज इट इज इनइलास्टिक, क्योंकि वो इनइलास्टिक है, ठीक है, ओके। सो द आंसर इज करेक्ट। 20 नंबर को देखते हैं। Selesky keeps the real income constant when the price of a commodity fall. अकॉर्डिंग टू द सलस्की, सलस्की के अकॉर्डिंग क्या था कि मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट अभी दिया है इस क्वेश्चन में कि द सलस्की कीप्स रियल इनकम कांस्टेंट, अगर हम रियल इनकम को अगर कांस्टेंट रखें, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, जब कमोडिटी ऑफ द प्राइसेस हैज फॉल, सपोज गाइस कि 20 रुपया में जो है, सपोज कि 20 रुपीज में 5 कुरकुरे के पैकेट मिलते हैं, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, 5 रुपीज। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके प्राइसेस फॉल होने लगे, 15 रुपया में ही जो है हमको 5 कुरकुरे के पैकेट्स मिल जाता है। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा 5 रहा, ठीक है, लेकिन अब इस 5 को हमको क्या कांस्टेंट रखना है, मतलब इस कंज्यूमर को नहीं देना है, सेम रखना है, ठीक है, सेम रखना है, ताकि वो एग्जैक्टली ओल्ड बंडल, दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू, ठीक है, तो ये 5 जब हम इससे ले लेंगे तो 15 रुपीज में भी जो है वो 5 अब खरीद पाएगा, ठीक है, तो वही आपको बोल रखा है सी ऑप्शन कि allowing the consumer to purchase the same basket of goods as before the price changes, same after the price, before the price, same according to the Selesky real income constant। जब मैं इससे जो 5 रुपये ले लूंगा तो 15 रुपीज में आप वो क्या लेंगे, 5 लेंगे, मतलब जितना मेरा ओल्ड बंडल था न्यू बंडल के मेरे बराबर रहेंगे। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन द थ्योरी ऑफ द रिबिल्ड प्रेफरेंस। एजम्पशन नहीं है, कौन सा रिबिल्ड प्रेफरेंस का, यार कार्डिनल, कार्डिनल बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रिबिल्ड प्रेफरेंसेस किस पे बेस्ड था, ऑर्डिनल पे, ना कि कार्डिनल पे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में गाइस आपको क्या बताना है कि द कॉस्ट दैट अ फर्म्स इनकर इन परचेजिंग और हायरिंग एनी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज रिफर्ड एज। ठीक, कोई भी फर्म है अगर उसे परचेज या हायरिंग करना पड़ता है कोई भी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस को, तो उसके लिए वो कौन सा कॉस्ट होगा, यार जाहिर सी बात एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा, ठीक है, मतलब कि जैसे एग्जांपल वेजेस हो गया, अगर उस फर्म को रॉ मटेरियल अगर खरीदनी है तो ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, रेंट वगैरह हो गया, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, अगर कोई फर्म्स को अगर ये हायरिंग करना है किसी भी अदर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस को, तो वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आपको दे रखा है कि कॉपडेगलस, कॉपडेगलस क्या होता है गाइस, यू इक्वल टू एक्स पे पावर अल्फा वाई पे पावर बीटा, ठीक है, और आपको दे रखा है कि अल्फा का वैल्यू क्या है 3/4, तो मैं जब अल्फा प्लस बीटा जब मैं दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 1, और 1 का मतलब क्या है, सी आर एस, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, सो द रिटर्न टू स्केल इज व्हाट, कॉन्स्टेंट, सो 23 का 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, लेट मूव्स टू द क्वेश्चन नंबर 24। 24 गाइस आपको क्या बनाना है कि द बेस्ट or the optimum level of output per perfectly competitive firms is given by the point where optimum point कहाँ होगा perfectly competitive firm का, that is MR is equal to MC, not only for the competitive but valid it is valid for all the firms whether it is a competitive or the monopoly, okay, उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे भी आप देखेंगे कि एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये मेरा ऑप्टिमल पॉइंट होता है किसी भी फर्म्स के लिए, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटिव फर्म्स रहे या फिर मेरा मोनोपोली फर्म्स रहे। सो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन।
उसी तरह से अगर मैं 25 को देखूँ, तो 25 में आपको क्या बताना है कि व्हेन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स एंड द इंडस्ट्रीज आर बोथ इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ठीक है, व्हेन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स एंड द इंडस्ट्रीज आर बोथ इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स कहाँ होते हैं? जब ये सारे इक्वल होते हैं, पी इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एस एम सी इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये सारे बराबर होते हैं और वो लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं ऑन द एलएसी कर्व पे। तो मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का। ठीक है, तो मैंने गाइस पार्ट 1 कर दिया। अब पार्ट 2 जो है, पार्ट बी जो है, अब मैं इसको पार्ट 2 में लेके आऊँगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का मैंने कहाँ तक किया? 25 तक किया। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। ठीक है, ताकि उसमें ऐड हो जाए, उसमें सारे मैंने नोट्स अपलोड कर रखा है। तो आई थिंक कि आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।